अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड में यूरोपियन सेटलमेंट, इसके बारे में एक अहम खबर है और मौजूदा कौन से तरीके हैं जिससे आप यूके में जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं, इसको कवर करूंगा पहले टॉपिक में और काफी अहम इन्फॉर्मेशन न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन में अपना घर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपके पास कितना टोटल सरमाया आपके पास होना चाहिए। अगर आप तो फुल अमाउंट से खरीदना चाहते हैं फिर तो फुल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बैंक से जो है वो लोन लेके खरीदना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और फिर आपके पास सरमाया कितना होना चाहिए। ए टू जेड तमाम इन्फॉर्मेशन कवर करने की इस टॉपिक में कोशिश करूंगा क्योंकि इस पे काफी अहम कमेंट आए हैं। इसके बाद काम के साथ पारो नई कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्राइवर लाइसेंस के बारे में कुछ बुरी खबर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो बुरी खबर क्या है। इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करूंगा वो एक तो है कि काम के साथ जो पारो है कुछ अहम मजीद मालूमात वो आपको मिल जाएगी। ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड जो बुरी खबर है इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड में यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए अहम खबर कौन सी है। सबसे अहम खबर तो दोस्तों ये है कि यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड के खिलाफ जो यूरोपियन जस्टिस कोर्ट है ब्रसल्स में वहां पे केस दायर कर दिया है इंग्लैंड के खिलाफ कि उन्होंने जो वादे किए थे ब्रेक्सिट के बाद किस तरह से यूरोपियन बाशिंदों को यूके में रखेंगे, वही राइट देंगे जो ब्रिटिश लोगों का होगा। और जिस तरह से यूरोप ने मुआहदा किया था कि जो यूरोपीय यूनियन में ब्रिटिश लोग आबाद हैं उनको वही राइट मिलेंगे जो वहां के रहने वाले ममालिक के लोगों के हैं। तो उस पे यूके पूरा नहीं उतरा। वहां पे एग्जाम्पल्स के तौर पे उन्होंने मुख्तलिफ केसेस भी सामने रखे हैं और इसको बाकायदा तौर पे अदालत में अब केस को जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इस पे कुछ अहम फैसले आ सकते हैं जिसमें यूके को आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और वो तमाम चीजें जो वो कर चुका है, लोगों को डिपोर्ट कर चुका है, उनके केसेस को रिजेक्ट कर चुका है, वहां पे उनको राइट्स नहीं दे रहा। हो सकता है कि वहां पे उनको जो है वो कंपनसेट करना पड़े मनी की सूरत में, और जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं हो सकता है कि उनके साथ सही बिहेव करना पड़े। यहां पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक सेप्रूट साइप्रस का जो बंदा था उसको स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों डिपोर्ट किया गया, उसमें बड़ी रीजन ये थी कि उसका जो केस था प्री सेटलमेंट स्टेटस का वो रिजेक्ट हो गया था किसी वजूहात की बिना पे। उसके पास प्रूफ ओरिजिनल नहीं थे या जो भी रीजन थी वो रिजेक्ट हो गया था, तो उसने अपील कर दी थी। अपील में उसको होम ऑफिस का उसके पास लेटर भी मौजूद था जिसमें कहा गया था कि आपकी अपील जो है मंजूर हो चुकी है और वो सुनवाई के लिए लगा दी गई है और 2.5 साल तक मैक्सिमम आपके पास टाइम है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और उस वक्त तक ये फैसला आ जाएगा और उसके बाद फैसले की रूह से आगे आप अपना जो है वो चला सकेंगे या आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। वो बंदा जो है उस अपील का इंतजार कर रहा था, उसके फैसले का इंतजार कर रहा था कि केस का आगे जो है प्रोसेस चले। तो उसी दौरान वो अपने मुल्क गया यानी कि साइप्रस गया अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। और जब वापस आया तो स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया गया कि आपका केस तो रिजेक्ट हो चुका है। उसने काफी शोर मचाया कि मेरा यहाँ पे घर है जो मैंने रेंट पे लिया है, मेरी यहाँ पे जॉब है जो मैं जॉब करता हूँ, मैंने गाड़ी ये खरीद रखी है, मेरे बाकी तमाम मामलात हैं यहाँ पे, तो मैं ये आप इस तरह से मुझे डिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसको नहीं सुना गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बेशुमार यूरोपियन लोगों की एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूके की एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फेस की और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये तमाम चीजों को जो है वो अब अदालत में चैलेंज कर दिया गया और अदालत अब ये देखेगी तमाम चीजों को कि यूके ने कहां पे ब्रेक्सिट के कवानीन की खिलाफवर्जी की है और वहां पे उसको जुर्माने पे करना पड़ सकते हैं और आने वाले वक्त में अपने बिहेव को बेहतर करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में वहां पे काफी लोगों को ये भी खतरा है कि उनके जो केसेस हैं वो आगे कन्वर्ट नहीं होंगे नेक्स्ट स्टेटस में। इस पे भी काफी ज्यादा जो है वो यूरोपीय यूनियन में तशवीश पाई जा रही है और उसको भी अदालत में लगा दिया गया। अब इस वक्त मौजूदा कौन से तरीके हैं जिसमें आप यूके जो है वो जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफी फैमिलीज और काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं। अब दोस्तों एक बहुत अहम तरीका यही है कि आप वहां पे वर्क परमिट अरेंज करें। वहां पे आपका वर्क परमिट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का
कोई भी वर्क परमिट लग सकता है। ये आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है और आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक आपको परमिशन देता है और वर्क परमिट अलाउ करता है। और होम ऑफिस यूके का जो है वो तमाम प्रोसीजर जो है वो आपको अलाउ करता है कि आपको कितना वीजा मैक्सिमम मिल सकता है। यहाँ पे ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप कोई भी और दीगर रूल्स को बाईपास करके वहां पे लीगल हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के तौर पे आप वहां पे जा सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 2 साल का कोर्स है तो वो आप वहां पे कंप्लीट करके, अगर आपका प्रोफेशन कोर्स है, अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो वो आप कंप्लीट करके वहां पे जॉब तलाश करके वहां पे वो करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जो कि अभी भी राइज है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दुनिया के दीगर मालिक के लिए भी। जहां तक बात है यूरोपियन के लिए, तो यूरोपियन के लिए जो खास सिस्टम था, जो खास इनके मुआहदे थे, उसके मुताबिक अब वो क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है वो नहीं है, तो इस वजह से वो तमाम के तमाम जो पहले राहें थी वो तमाम की तमाम अब बंद हो चुकी हैं। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में काफी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन ये याद रखें वो 18 साल से लेके 30 साल या मैक्सिमम 35 साल तक के लिए इनका एग्रीमेंट होगा, जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस साल की जो पहली शशमाई है उसमें वो एग्रीमेंट हो जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस एज ग्रुप के बिफोर या आफ्टर कोई भी चांस नहीं है कि लोग वहां पे इस प्रोग्राम के तहत जो है वहां पे जो है वो सेटलमेंट कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में अपना घर खरीदने का तरीकाकार क्या है। स्पेन में अपना घर खरीदने का तरीकाकार के बारे में आपको बताता चलूं कि अगर तो आपके पास फुल अमाउंट है तो फुल अमाउंट पे आप घर पसंद करें और आप जो है वो उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट इतनी नहीं है तो फिर ज्यादातर जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि अगर मैं बैंक से लेना चाहता हूं कि क्या तरीकाकार है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो सारी चीजें जो है मैं कवर करने की इस शॉर्ट से टाइम में कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस आपके पास होना जरूरी है। बैंक के साथ आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर चलेंगे, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपका सरमाया शो करेंगे कि मेरे पास है और बैंक अकाउंट में उसको सेविंग की सूरत में उनके पास रखेंगे, तो वो फिर आप पे जल्दी बिलीव करेंगे और जल्दी आपको चांस होंगे कि आपका हिपोथेका पास हो जाए। अब ये याद रखें, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा 1 लाख यूरो के घर की। अगर आपने 1 लाख यूरो का घर लेना है तो ये याद रखेंगे 20% आपके पास पहले जो है वो अवाल होना चाहिए, एडवांस जो कि उस घर का आपने पे करना। बाकी 80% आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक के जरिए कर्जा कि आप घर लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे 20% तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके पास आपके बच्चे हैं और अगर आपके पास तरहीता नमरोसा है तो फिर आपको थोड़ा सा मजीद बेनिफिट ये मिल सकता है कि जो असिंदे का टैक्स है 10% कीमत का, वो आपको आधा कर दिया जाएगा। अगर आपका तरहीता नमरोसा आपके पास नहीं है तो फिर 10% वो भी आपने जहन में रखना कि घर का 10% आपने टैक्स भी अदा करना है। जो कि 1 लाख का है तो 10,000 आपने असिंदे को पे करना। अगर आपके पास तरहीता नमरोसा है तो फिर 5% यानी कि 5,000 पे करना है। तो इस तरह से ये और प्लस 2, 3 या 5,000 मैक्सिमम आप बाकी जो है वो मिसलीनियस एक्सपेंसेस डाल लें, जिसमें नतारियों का खर्चा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, आपका जो बैंक का एजेंट जाता है घर की वैल्यू लगाना है 300-400 यूरो वो वसूल करते हैं, उसका खर्चा, ये सारा इंक्लूड करेंगे तो 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 30 से 35,000 यूरो लाजमी होना चाहिए अगर आप 1 लाख का घर खरीदते हैं। यही डबल कर लें अगर आप 2 लाख का घर खरीदते हैं, और अगर आप 3 लाख का खरीदना चाहते हैं तो इसी एक्सपेंस को आपने ट्रिपल कर लेना है। तो इस तरह से ये तमाम एक्सपेंसेस चाहिए जो कि आपको घर खरीदने के लिए आपके पास जरूरी तौर पे होने चाहिए। इस पे अगर मजीद डिटेल से आप चाहते हैं कि मैं A to Z तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो घर के लिए बना दूंगा, बल्कि मैंने बहुत अर्सा पहले बनाई भी थी, कुछ रूल चेंज हुए हैं तो इस वजह से मैं लेटेस्ट बना दूंगा अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके कहेंगे तो। काम के साथ पारो नई कुछ अहम मालूमात। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नया कानून पास हुआ है जो 2025 में आप पारो भी ले सकेंगे अगर आपकी 1350 यूरो से कम सैलरी होगी तो उसको कवर करेगी ये आपकी पारो। तो उस कानून के सिलसिले में कुछ नई अपडेट आई है जो लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा, वहां पे खुद भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वो अपडेट ये है कि पहले 6 महीने जो है आपको 570 यूरो मिलेंगे 95%, उसके बाद जो है 540, अगले 6 महीने 90%, और उससे अगला जो आपका जितना रहता होगा पारो वो 480 यूरो मिलेंगे 80% के हिसाब से। तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ये तमाम तरतीब है जो नई सीपे ने लॉन्च की है, जो नीचे लिंक नंबर 1 में आपको मिल जाएगी। ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड दोस्तों एक बुरी खबर आप लोगों से शेयर करूंगा।
जिन लोगों की एज 65 ईयर से ज़्यादा है उन पे काफ़ी ज़्यादा मेडिकली रिस्ट्रिक्शनें लगाने जा रहा है डीजीटी। काफ़ी अरसे से लगाना चाहता था, लेकिन इसके कुछ मामला यूरोपीय यूनियन के साथ थे। यूरोपीय यूनियन के साथ तमाम मामला तय करने के बाद, तमाम चीज़ें तय होने के बाद अब अनाउंस कर दिया गया है जो ड्राइवर लाइसेंस है उसका, जो जिन लोगों की उम्र 65 से ज़्यादा है उनके लिए अब ज़्यादा टफ मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल उनकी एग्जामिन जो है वो ज़्यादा होंगे। उनकी आंखों के, उनकी जहनी कैफियत, उनकी बॉडी की तमाम चीज़ों को बहुत बारीक बीनी के साथ देखा जाएगा। उसके बाद उनको कम अरसे का ड्राइवर लाइसेंस इशू किया जाएगा और उन पे लाजम होगा कि वो जल्द से जल्द अपने मेडिकल टेस्ट करवाते रहें और अपने कार्ड को रिन्यू करवाएं। अब यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनके किसी न किसी वजह से ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं या उनके पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए भी बुरी खबर यह है कि आइंदा उनके लिए दोबारा से ये ड्राइवर लाइसेंस हासिल करना काफ़ी मुश्किल कर दिया जाएगा। उनको काफ़ी कोर्सेज करना पड़ेंगे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेंगे, उसके बाद टफ एग्ज़ाम्स देना पड़ेंगे, उसके बाद ही उनको दोबारा से ड्राइवर लाइसेंस मिलेंगे, वरना वो ड्राइवर लाइसेंस से महरूम रहेंगे। ख़ास तौर पर जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं या कि ऐसे एक्सीडेंट में मुलव्वस हैं जिसमें इंसानी ज़्यादा गलती जो है वो शामिल हो, तो ऐसी सूरत में अगर आपका ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ है या उन्होंने रिजेक्ट किया है, आपसे छीन लिया है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है दोबारा उसको हासिल करना। इस वजह से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मज़ीद डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।